अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। वैसे तो आज का ईद का चौथा रोज है, लेकिन मनाने वाले आज भी ईद मना रहे हैं। तो चलें जनाब, आपको ईद मुबारक। और मेरे उन तमाम मेहमानों को भी आज मैं ईद मुबारक कहने वाली हूँ, क्योंकि उनसे तो मैं आज ही मिल रही हूँ। लेकिन ये मेहमान आज के दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस इस तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि 3 दिन ईद के तो गुजर गए, लेकिन मनाने वाले यकीन जानिए इसको 2-2 महीने तक मनाते रहेंगे। कैसे? वो ऐसे कि घरों के फ्रीजर्स जो हैं वो मटन से और बीफ से भरे रहेंगे। कुछ लोग जो हैं वो पहले ही अपने पाए बुक करवा देते हैं कि फलाने के घर अच्छा कुर्बानी हुई है तो भाभी या बाजी या खाला या मामी आप हमारे लिए जरा पाई निकाल कर रख दीजिएगा, आप हमें इस दफा ईद का गोश्त ना देना, बस आप हमें पाई दे देना। तो इस तरह से लोग, मुख्तलिफ मिजाज के लोग अपने लिए खानों का और खाबों का एहतमाम करते। और यही वजह है कि जब आप ईद पर गोश्त कुछ जरूरत से ज्यादा मिकदार में खा लेते हैं तो फिर आपको मैदे के मर्ज होते हैं, फिर आपकी स्किन पिगमेंटेशन इश्यूज हो जाते हैं, फिर दूसरा ये होता है कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, और फिर गर्मी इस कदर है कि पानी पीना, फिर गोश्त खाना, गोश्त खा लिया अच्छा उसके बाद फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं। तो अंदर भी ना मैदे में भी इतनी हलचल, इतनी खिचड़ी मच जाती है कि मैदे को खुद समझ नहीं आ रही थी कि होना है कि फिर इसकी वजह से ये होता है कि फिर आप लोग एक हफ्ता बीमार पड़ जाते हैं। तो इन बीमारियों से अगर आपको हम बचा सकें तो क्या ही कहने। इसलिए आज हमारे जितने भी गेस्ट हैं आप उनको जानकर खुद हैरान होंगे। एक लम्हे के लिए तो आपको लगेगा कि शायद आप किसी क्लिनिक पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन जानिए आप लोगों की सबके फायदे की बात होंगी और सुनने वाले से बड़े गौर से सुनेंगे। सबसे पहले तो हमें ज्वाइन कर रही है डॉक्टर सारा मजहर साहिबा, डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अमूमन तो हम आपसे मजे मजे की ये पूछ रहे थे कितनी कैलोरीज खानी है, क्या खाएं, या फलाने फ्रूट में कितनी हमें प्रोटीन या फलानी चीजें या विटामिन मिल जाएंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली जरा हम गोश्त पर बात करेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर फैसल सैयद साहब हर्बलिस्ट हैं और उनकी स्पेशलिटीज भी इसी में है। जितने भी हर्बल से बनी हुई दवाइयां हैं या फिर जो हकीमी नुस्खे होते हैं या घर में मौजूद जितने भी हमारे पास हर्बल होते हैं या मसाला जात होते हैं, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके इन चीजों से बच सकते हैं, आज उस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और गुज़िश्ता ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक, खैर मुबारक। और इनको भी आप जानते हैं जो कि हमारी प्यारी सी तीसरी गेस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर अस्मा अरशद साहिबा, और ये हैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। सही बुलाया है मैंने आपको? ठीक, इतना मुश्किल नाम है और तो पढ़ाई भी उतनी ही मुश्किल होगी। डॉक्टर साहिबा ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जरा डाइटिशियन वालों की तरफ आते हैं, उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो सारा साहिबा ये बताइए, जो हम सुबह कलेजी और तिल्ली से शुरू होते हैं, उसके बाद पुलाव, बिरयानी, शामी कबाब और एंड पे जाके बारबेक्यू, और बाद में सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, 2 दिन और भी होते हैं और चौथा दिन अब शुरू हो चुके हैं। खुद ही जरा बता दें कि गोश्त कितनी मिकदार में खाया जाए। जी बिल्कुल, अगर एज अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशन के हवाले से बात की जाए तो वो हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी होती है, जिसमें हमारे पास 650 टू ऑलमोस्ट 650 ग्राम से लेके 1000 ग्राम पर वीक की सर्विंग्स में आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा होता है कि एडुकेट इनटेक अगर आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है अपनी डाइट में तो वो लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास मीट की सर्विंग्स कितनी, कोई हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो लिया जा रहा है। तो मैक्सिमम अगर आपने लेना है तो 250 ग्राम्स तक लेना है पर डे। अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं तो आप ये देखें कि आपने प्रोटीन लिया है तो आप कार्बोहाइड्रेट कहाँ से ले रहे हैं, आपने उसमें फाइबर ऐड करना है ताकि स्टमक एसिडिटी प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो जाए। मैक्सिमम 250 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उससे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स और इस तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। डेली अगर रिकमेंड किया जाए नॉर्मल कंडीशन में, जो कि हम फॉलो नहीं करते, वो ऑलमोस्ट हमारे पास होता है 80 ग्राम से लेके 150 ग्राम पर डे की सर्विंग होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ईद के दिन होते हैं, क्योंकि गोश्त जरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घर में होता है, तो खवातीन की भी कोशिश ये होती है कि अगर आप शामी कबाब भी बना रहे हैं ना तो दाल चने की कम पड़ती है, उसके अंदर बोटियां और कीमा जरा ज्यादा होता है। कुछ लोग भी कहते हैं कि अच्छा ज्यादा रेशे वाली बोटी वाले कबाब होने चाहिए, जरा मजेदार होने चाहिए। तो आप भी ये बता दें कि जब भी हम इस किस्म का कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट किसी भी चीज में ऐड करना जा रहे हैं तो वहां पर अगर हम गोश्त की मिकदार को ज्यादा कर देंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ पहले डॉक्टर साहिबा की इजाज़त से कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो पर केजी, जैसा हमारा बॉडी वेट है, अच्छा, पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम कहा जाता है। ठीक है, अगर 50 केजी है तो 50 ग्राम आपका प्रोटीन इंटेक होगा। प्रोटीन इंटेक आपका डिफरेंट चीज़ों से हो सकता है। 50 केजी है तो कितना होगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम 1 किलो के पीछे 1 ग्राम। ठीक है, ठीक है। अब वो प्रोटीन इंटेक आपका मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है, मीट से भी हो सकता है, दालों से भी हो सकता है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाता है।
लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि गोश्त से कि बकरा ईद है, तो इसमें देखिए बेहतर तो ये होता है कि आप गोश्त को उतना ही खाइए जितना आपने अपने आप को हज़म कर सकते हैं। हाँ, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक की डाइजेशन अलग है, हर एक का सिस्टम अलग है, तो उतना खाइए जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मिकदार को नज़र में रखने के साथ साथ आप उसकी क्वालिटी को भी नज़र में रखिए। ठीक है, होता क्या है, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि हम डंप कर लेते हैं, बिल्कुल डंप ज़रूर कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, उसको कंटेमिनेशन से बचाना चाहिए, उसके किस तरह के बैग्स बनाने चाहिए, किस फ्रीजिंग पॉइंट पर रखना चाहिए। तो आप कहेंगे तो इन चीज़ों को भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि ज़्यादा गोश्त और कम दाल वाले शामी कबाब खा लें, कोई मसला नहीं है, बस ये कि जितना आप हजम कर सकें उतना ही रहिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको इन डॉक्टर साहिबा की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए हमने बैक टू बैक जो है ना अपने डॉक्टर्स बैठाए हुए हैं। तो डॉक्टर साहिबा अमूमन ऐसा होता है, हम खाना खाने के बाद खुद ही कह रहे होते हैं लगता है आज बहुत ज्यादा लगता की क्या बात है, मतलब जिस वक्त आप खा रहे हैं उस वक्त हमें अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते कि हमने क्यों इतना ज्यादा खा लिए। और गोश्त को खाने का सही तरीका भी मैं चाहूंगी कि आप मुझे बता दें। जाहिर सी बात है, सब लोग ये कहेंगे कि जाहिर सी बात है पका कर खाया जाता है और कौन सा तरीका होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ज्यादा भून लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हमें क्रिस्पी क्रंची चाहिए होता है, तो वो कोयले पर बारबेक्यू इतना पकाते हैं, बनाते हैं कि वो काला कर देते हैं अपने तिक्कों को भी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि ज़ाहिर ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल होता है सब घरों में। लीन मीट का जो यूज़ है वो ज़्यादा सेफ़ होता है। यूजुअली रेड मीट जी लोग यूज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि आपके फाइबर इनटेक कम होता है, चिकनाई ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये होता है कि काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स हो जाते हैं। जब आपके क्वेश्चन पे आएंगे किस तरह लेना चाहिए, उसमें सबसे पहले ये आ जाता है, आपने सबसे पहले देखना होता है कि आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर साहबा ने भी बताया। इसके बाद ये आ जाता है कि आप टाइप ऑफ मीट कौन सा ले रहे हैं। हाँ। उसमें आ जाता है ऑर्गन मीट ले रहे हैं, मसल्स ले रहे हैं, या लीन मीट ले रहे हैं। लीन मीट की क्वांटिटी, लीन मीट होता है जिसमें फैट लेस होती है, आपकी थाई का मीट आ जाता है, आपका बैक का आ जाता है, उसमें जो है वो फैट कम होती है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तीसरा ये आ जाता है कि आप उसके साथ आप वेजिटेबल्स वगैरह कितनी यूज करें। यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ होता है कि हम गोश्त ही सिर्फ पका लें और साथ वेजिटेबल्स वगैरह ना यूज। अगर वेजिटेबल्स होती भी है तो वो या सलाद की फॉर्म में होती हैं, कटी हुई, आपने गार्निश करने के लिए थोड़ी सी ऊपर ऐड, वो भी अप्रोप्रिएट है। कोशिश करें कि अपने स्टमक की स्टफ करना होता है ना, तो आप सैलेड्स ज्यादा यूज करें, बाकी वेजिटेबल्स साथ कुक करने में यूज करें। फिर दूसरा ये कि लोग ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं। वो ये कि जो ऑलरेडी क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, उनकी सिस्टम जो है वो और एग्रावेट हो जाती है उनकी कंडीशन। तो ये सब इनके ये आप बता रहे कि इस तरीके से खा ले, इस तरीके से खाएंगे तो हम ज़्यादा। अच्छा, 3 टाइप्स की कुर्बानियां होती है हमारे यहाँ। एक होती है ऊंट की, एक होती है गाय के गोश्त की, जैसी बात है गाय की, और एक होती है दुम्बा, बकरा या छतरा, मतलब इस तरह से। मैं जरा बैक टू बैक आपसे तीनों की हिफाजत पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऊंट का गोश्त, इसके फायदे क्या हैं, और दूसरा क्योंकि एक तो ये गलता बहुत लेट है, तो कोई ऐसे टिप भी अगर आप बता दें कि ये जरा जल्दी भी गल जाए, क्योंकि अमूमन मैंने तो सिर्फ यही सुना लोगों को, अमूमन लोग ऊंट के कबाब ये तिक्के शौक से खा रहे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात की। एक्चुअली विटामिन B12 इनरिच होता है, जो कि मोस्टली लोग सप्लीमेंट की फॉर्म में वहाँ से डेरिवेटिव्स ले रहे होते हैं। अगर आपने ऊंट का गोश्त इस्तेमाल करना है और लोग तिक्का, और आपने जैसे बता रही है वो, अगर जितना आप हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे वो ओवर कुक्ड होगा। प्रोटीन जो होती है अमाइनो एसिड्स हमारे पास चेंज की फॉर्म में होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड्स। कहने का आम और सादा अल्फाज में मतलब ये है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो कम हो जाती है। हमारे पास सेफ टेम्परेचर है जो कम से कम हमारे पास होता है, वो 65 डिग्री से लेके आप 85 to 90 मैक्सिमम तक जा सकते हैं। स्लो कुकिंग का प्रोसेस है, आप उसकी थ्रू करें ताकि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो आगे डीनेचर प्रोटीन ना हो, कम ना हो, रिस्क फैक्टर्स की तरफ ना जाएं, तो आप उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने दुम्बे के गोश्त की बात की, उसका फैट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेजन को रिप्रोड्यूस करेगा हमारी स्किन में, जो कि मोस्टली हमारे पास जितनी भी लड़कियां आजकल आ रही हैं वो फिलर्स, बोटॉक्स और इस तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रही हैं स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, देन आप ऑर्गन मीट और इस तरह से जिसमें हमारे पास ज्यादा चर्बी है, अब वैसे आप शेफ तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी रिलेटेड फील्ड ही आती है, क्योंकि अब उम्र बड़े ये भी कह रहे होते हैं कि जो ताजा ताजा गोश्त होता है, जैसे आप इसी का ही अपना फैट, इसी की चर्बी यूज करके, मतलब ताकि आप ऑयल कम
इस्तेमाल करें, और जो उसी गोश्त में से ऑयल निकल रहा है उसी के अंदर ही आप हांडी की भुनाई करें तो बहुत बेस्ट रहता है। एक कन्वेंशनल पुराना चला आता हुआ तरीका है। इसका मकसद ये कि आप ये देखिए, आपने प्रोटीन लिया, उसी प्रोटीन के साथ आपने फैट का सोर्स भी वहां से उठा लिया। आपको एक्स्ट्रा उसमें फैट यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर बड़े जानवर का गोश्त ले लिया, जैसे ऊंट का, गाय का, या किसी भी चीज का आपने मेंशन किया है, तो अगर वो लीन मीट नहीं है, रेड मीट है, तो ऑब्वियसली देखिए ना कि फैट का पोर्शन वहां से आ रहा है, तो फैट आपको एक्स्ट्रा डाइट में कहीं और से ऐड नहीं करना चाहिए, उसी के फैट में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ फिर आप देखेंगे ना कि कार्बोहाइड्रेट यूज करना है, तो वो ब्रेड आप कौन सी यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें फाइबर होना चाहिए, तो ये इसमें आपका यहाँ से सोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप हर्बलिस्ट भी हैं, तो एक मिथ मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, फिर हम थोड़ा आगे भी चलेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में अगर आप कोई भी चीज गला रहे हैं तो वो अपनी इफादियत खो देती है, ये होता है? बिल्कुल, ऐसा वो अपना स्ट्रक्चर तोड़ देता है ना, इतने प्रेशर में जो भी चीज़ आप डालेंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर तोड़ देगा। जब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर टूट जाता है तो उसकी वो अफादियत नहीं रहती है जो होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो स्लो कुकिंग वाला प्रोसेस है, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उसी को ही अपनाना चाहिए, अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि गोश्त गलने का नाम नहीं ले रहा। हो जाता है ऐसे, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और अमूमन ये कहा जाता है जो बड़ा जानवर होता है ना, जो जरा बूढ़ा जानवर होता है, उसका गोश्त नहीं गलता। ऐसे ही। अच्छा, उसके लिए भी टिप है कि उसको आप थोड़ी देर के लिए, जो भी आपका गोश्त है उसको थोड़ी देर के लिए आप सिरके में भिगो के रखिए। अच्छा। तो सिरका ये होता है कि उसको थोड़ा सा टेंडर कर देता है, उसके जो रेशे होते हैं थोड़ा सा टेंडर कर देता है। उसके अलावा एक कचरी पाउडर आता है या पपीता आता है, ये सारी वो चीज़ें जो मीट को टेंडर करती हैं। उसके बाद आप कुक करें, इसको धोने के बाद इन चीज़ों को लगाएं, उसके बाद इसको धो लें और फिर कुक करें, तो वो टाइम आपका बच सकता है और वो कुकिंग बेहतर हो सकती है। दूसरी बात, एक और चीज़ ज़रूर बताऊँ कि जो ऑर्गन मीट की बात हो रही थी, ऑर्गन मीट बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है, अतः उसको बिल्कुल निगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन पोर्शन कम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब भी ऑर्गन मीट का इस्तेमाल करें तो उसको चेक ज़रूर कर लें कि अगर आप अमूमन ऑर्गन मीट में हम कलेजी को ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं, वैसे तो मगज़ भी आ जाए, कलेजी, तिल्ली वगैरह नहीं खाई जाती, कलेजी खाई जाती। ठीक है, तिल्ली कलेजी खा लेती हूँ, कलेजी खाई जाती है। तो कलेजी को देख लें कि अगर तो उसके ऊपर कोई भी स्पॉट है, वाइट या ब्लैक, उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर उसके ऊपर कोई बम्प्स हैं, अतः उभार आए हुए हैं, उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर उसका कलर ठीक नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। कलेजी को बिल्कुल मैरूनिश रेड होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। उस कलेजी का इस्तेमाल करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने सारा साहबा की बात सुनी होगी, वो ये जब मैंने उनसे पूछा था कि अगर हम उसी का ही चर्बी वाला ही इस्तेमाल करें, उसी को ही ऑयल फॉर्म में या फैट फॉर्म में यूज़ करें तो कितना बेस्ट रहता है, मुझे ये बताइएगा कि इससे किसी मैदे की कोई बीमारी या कोई मर्ज तो नहीं लाक होगा कि अगर हम उस चर्बी को इस्तेमाल करें? क्योंकि अक्सर औकात लोगों को मैंने देखा है घरों में कि वो चर्बी पिघला कर उसको प्रिजर्व भी कर रहे होते हैं और फिर उसका इस्तेमाल वो फिर आने वाले कोई 1.5-2 महीने बाद जब उन्हें टिक्के बनाने या कुछ करने तो वो रखे हुए ऑयल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, उसमें ये होता है कि बिल्कुल एक्सक्लूसिवली अगर आपने चर्बी एक्सट्रैक्ट की और उसमें खाना बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। क्वांटिटी ऑलवेज मैटर्स। एक तो ये कि आप पोर्शन कितना ले रहे हैं, फूड का जितना ले रहे हैं, आप पका कितना रहे हैं। दूसरा आ जाता है टाइमिंग्स आपकी, 3 टाइम्स की मील्स आप ले रहे हैं प्रॉपरली, तो उससे ये चीज़ें हैं कि ये फैट आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो इश्यूज़ हो जाते हैं, जो एक्यूटली हम बात करें, पेशेंट्स जो आते हैं वो इंडाइजेशन के इश्यूज़ के साथ आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है मीट में और फाइबर्स कम होते हैं, इंडाइजेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, हार्ट बर्न के इश्यूज़ हो जाते हैं, पेशेंट्स आते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ आते हैं। फिर अगर उसको प्रॉपरली कुक नहीं करते तो पेशेंट्स को कंप्लेन होती है, डायरिया की हो जाती है, इवन बहुत सारे पेशेंट्स फूड पॉइजनिंग के साथ आ जाते हैं। फिर एक एक्यूट इमरजेंसी होती है जिसको स्टेक हाउस सिंड्रोम कहते हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी आप ग्रिल्ड करके खा लें, तो ये यूजुअली वो ग्रिल जो है वो जल्दी में खाते हैं तो वो यहाँ फंस जाती है एसोफेगस में। ये फिर एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, फिर उसमें हमें समटाइम्स इंटरवेंशन करके एंडोस्कोपिकली वो आउट करना पड़ता है। तो ऑलवेज जो है वो आप अपने पोर्शन कंट्रोल करें, प्रॉपरली कुक्ड आपकी फूड होना चाहिए और उसको प्रॉपरली चुबा के और सही तरीके से उसको खाया जाए। क्योंकि अमूमन हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि खाना इतना ज्यादा रखा हुआ होता है और सुबह से हम लोग खा रहे होते हैं, तो वो फिर जो दावत वगैरह या कुछ भी होता है ना, फिर हम सिर्फ उसको
अगर चावल भी खाने तो बस 2 दफा चबाया और निगल लिया। दूसरा लार्ज अमाउंट में बनती है तो वो ये होता है कि अंडर कुक रह जाती है और जल्दी जल्दी काफी सारी दावतें हो रही होती हैं, तो वो फिर अंडर कुक की वजह से भी फूड पॉइजनिंग और डाइजेशन की। ठीक है, चलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो कुछ हम इस तरह के भी आपसे डिस्कशन करेंगे कि हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत सारे रूल्स को वायलेट कर देते हैं। एक तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हर खाने के बाद, और इसके अलावा खमीरी रोटी या नान जो है ये भी हम लोग बड़े पुरजोर तरीके से खा रहे होते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है बहुत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। अपनी कॉन्वर्सेशन को वहीं से कंटिन्यू करती हैं जहां पर हमने एक ब्रेक लगाई थी और बात हो रही थी कोल्ड ड्रिंक की और खमीरी रोटी और नान और रोगनी नानों की। तो डाइटिशियन के पास पहले चलते हैं क्योंकि पहले तो यहीं पर आते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ एक कौमी यूं कह लीजिए कि रवायती तरीका है कि हमने कुछ खाना है, खाने के साथ हमने पानी नहीं पीना, हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, अच्छा नो मैटर व्हाट आपकी फेवरेट कौन सी, वो तो आपने पीनी ही पीनी है। फिर दूसरा ये कि हम नानों का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हमें खुद को भी पता होता है कि जिस शॉप से ये नान आया है वो बहुत ज्यादा सोडे वाला नान भी है। तो जरा दोनों के बारे में मुझे बैक टू बैक आप बता दें। स्टार्ट विद द कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मेहमान जब घर में आते हैं, गर्मी का सीजन है, हम उन्हें डायरेक्ट जाके कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, हम गोश्त से प्रोटीन ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक हम ले रहे हैं, वहां से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आ गया, और उसके साथ हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, ब्रेड में हमने देखा नान, कुलचे, खमीरी रोटी, ये चीज आप ये देखें कि फिर इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्यों ना स्टार्ट हो। फाइबर कहीं से भी नहीं गया, बाउल मूवमेंट्स आपकी सही हो ही नहीं सकती, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगी, स्टमक एसिडिटी तो वैसे ही हाई प्रोटीन लेवल हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारे सोर्सेज हैं इनको हमने फाइबर सोर्सेज की तरफ लेके आना है। खुदारा आपने अगर कैलोरीज अपनी इनटेक प्रोटीन से कर ली हैं तो बाकी आप इधर से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है उससे कम कर दें। अगर आपने नान और कुलचे का इस्तेमाल करना है तो इसका अल्टरनेटिव बेहतर है कि आप गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें, सादा रोटी का इस्तेमाल कर लें। उससे ये होगा कि आपका फाइबर भी जाएगा, नहीं दोनों है ना, फाइबर भी मिल रहा है, थोड़ा सस्ता इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपनी कैलोरीज भी तो इतनी नहीं बढ़ानी ना। ओवर ईटिंग करते हैं, फिर उसके बाद वॉमिटिंग, डायरिया की तरफ चले जाते हैं। इवन आपका गट फ्लोरा जो है हमारे पास वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जगह पे स्मूदीज की तरफ चले जाएं, अगर करनी भी है, क्योंकि ईद पे तो सब यूटिलाइज करते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल के खातून है, आपको खुद भी पता होता अक्सर ये है कि उनके तंदूर जो है वो रोटी लगाते नहीं ईद वाले दिनों में, और ना चाहते हुए भी घर के मर्दों को फिर जाके नान लेकर आने पड़ते, कुलचे लेकर आने पड़ते। वो पोर्शन कंट्रोल करें और फाइबर का सोर्स उसके साथ ऐड करें। आप अगर वहां से नहीं ले रहे तो सप्लीमेंट फॉर्म में इवन चिया सीड्स है हमारे पास, बेसल सीड्स हो गए, और उसके अलावा आप कोई भी छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मार्केट से लेना है तो फाइबर के फॉर्म में आ रहा है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, चले डॉक्टर साहब, ये तो हमने खा लिए, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, कुलचे भी खा लिए, अब हल बताएं, क्योंकि अक्सर हमारे हल क्या होते, इतना खाने के बाद ना एक ग्रीन टी ले आओ, अच्छा ऐसे करो फलाने सोडे के अंदर ना थोड़ा सा लेमन और काला नमक डाल के दे दो। ये डेंजरस हो जाता है, ये क्या मसला होता है, क्योंकि सुकून उसके बाद भी नहीं आता है जब तक आप 2-3 चक्कर बाथरूम के ना लगा ले। लेकिन सुकून तो यकीनन नहीं आ सकता ये सब कुछ करने के बाद लेकिन इसका हल भी हो सकता है। हाँ जी, हल ही बताना। हम जितनी भी बातें कर लें, लोगों ने खाना तो है, ठीक है, एक हद से ज्यादा ही खाना है, लेकिन चलिए कोई फक्की शक्की कोई नुस्खा उसका उसका नुस्खा आपको होम रेमेडी बता देता हूँ कि एक तो ये कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस कर दीजिए। डॉक्टर साहब से माजरत के साथ स्मूदीज के बजाय बेहतर है कि आप लस्सी की तरफ आ जाइए। ठीक है, खाने के साथ कौन सी वाली, दही वाली है वो जो बिल्कुल पतली सी वाली होती है? दही वाली लस्सी भी पतली बना के। अच्छा, पतली, ठीक है, क्योंकि स्मूदीज और खाने का कॉम्बिनेशन बहुत हैवी हो जाएगा, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, डाइजेशन मजीद कर सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप लस्सी की तरफ आ जाइए। वो स्मूदी मेरे ख्याल में उस टाइम की बात होती है, वो जैसे आप मेरे घर मेहमान आए और फौरी तौर पर मैं कोल्ड ड्रिंक की बजाय आपको अगर स्मूदी ला के दे दूं। अच्छा, एनी हाउ उसको हम वो करते हैं। एक नुस्खा आपको बताता हूँ कि अगर तो ओवर ईटिंग हो ही गई है तो फिर क्या करें। एक ये तो लिखी पड़ी बात है डॉक्टर फैसल साहब, हो गई ना, एक एब्रिविएशन याद रखें, CCF। अच्छा, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल। ठीक है, और इसको जरा उर्दू में भी बता दें क्योंकि बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं। सफेद जीरा जो हमारे किचन में होता है, साबित धनिया और सौंफ। ठीक है,
इसका कहवा बना के रखें और इसका कहवा हर खाने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप इसको पी लें। इसको फ्लेवरिंग मज़ीद करने के लिए आप चाहें तो उसमें ग्रीन टी डाल सकते हैं, चाहें तो लेमन ग्रास डाल सकते हैं, या आप इसको वैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। और नीम गर्म पीना है कहवे की तरह, ये ठंडा करके भी पी सकते हैं? कहवे की तरह, जैसे कि हम बाद में जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं ना, तो चाय को रिप्लेस कर दीजिए इस कहवे से। आप देखिए कि हमारे जितना भी ये पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, ये गोश्त खोर हमेशा से हैं, हमेशा लोग गोश्त बहुत खाते हैं और हमेशा इनके खाने के बाद एक नया कहवा ज़रूर मौजूद होता है। इसी तरह से आप अगर चाइना वाली बेल्ट पे चले जाएं, वो भी प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, लेकिन साथ वो कहवा पीते हैं, हर्बल टीज़ पीते हैं। तो ये हर्बल टी जो है ये आपको डाइजेशन में हेल्प आउट करती है और आपको ब्लोटिंग वगैरह के मसले से फौरी तौर पर रिलीफ दे देती है। ठीक है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए बेस्ट नुस्खा है। और अगर आप इसको चाहिए, अगर इसको बहुत ही अच्छा आपने करना है, ये 3 चीज़ें तो बेसिक हैं। इसमें फिर आप चाहें तो आप इसमें जिंजर का ऐड कर सकते हैं। जिंजर की एडिशन आपको मज़ीद फ़ायदे दे सकती है और आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इस कहवे को इस्तेमाल करते रहें हर खाने के बाद। डॉक्टर अस्मा साहिबा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरेलू टोटकों को बिल्कुल नहीं कंसीडर करते, जो हकीमी नुस्खों की तरफ बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है इनका, और हम लोग बोलते हैं कि बस छट से हमारा पेट ठीक हो जाए। लेकिन फिर कुछ लोग आते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, वो होम्योपैथिक को छोड़ देते हैं। उसमें आपकी गाइडेंस क्या होगी? और इमरजेंसी में अमूमन ईद के दिनों में या ईद के बाद वाला जो हफ्ता होता है, आप किस किस्म के पेशेंट्स को ज्यादा देख रही होती हैं? हमारे पास जो एक्यूटली पेशेंट आते हैं वो ये होता है कि नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया के साथ आते हैं। ठीक है। उसमें हम फिर एक्यूट इमरजेंसी मेडिकेशन ही जाएगी, उनको फ्लूइड्स लगेगा और उनको फिर हम कुछ मेडिकेशन साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कुछ होते हैं कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के होते हैं, उसमें आ जाता है ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट्स हैं। अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं जिनके पेट में पानी है या जिगर मुतासिर है, अल्सर के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए तो वैसे ही पहले ही मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि वो गोश्त बहुत कम इस्तेमाल करें। खासतौर पे वो जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम है या गुर्दों के फेलियर का कोई प्रॉब्लम है, वो उन्होंने तो बिल्कुल मतलब बहुत थोड़ा सा, अगर घर में पका हुआ जाहिर है वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो वो ग्रेवी वाला फूड ले सकते हैं, ग्रेवी ज़्यादा ले लें, मीट का पोर्शन कम ले लें। ठीक। और हमारे पास अगर आएंगे तो फिर तो हम मेडिकेशन ही प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए ये होता है कि बिल्कुल माइल्ड अगर किसी के सिम्टम्स हैं तो उसके लिए तो वो जैसे वाइट सिरप होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, उसको कोई बहुत अगर डायरिया आ रहा है तो हम मैग्नीशियम कंटेनिंग नहीं देते। और निमकोल वगैरह सजेस्ट करेंगे आप? हाँ, वो फिर होम बेस्ड रेमेडी है, वो फिर होम में जो अगर इमरजेंसी मेडिकेशन हमने दे दी है। एलोपैथिक में जैसे इनो हो गया, निमकोल टाइप होगा, ये फौरी तौर पर आप ले लें। वो तो होम में आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी में आ गए तो फिर तो हमारी वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो फिर जब तक आपको एक आधी ड्रिप लगे ना, टीका घुसे ना, तब तक आप बेहतर नहीं होते। एनीवेज, जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, बातों से बातें निकलती हैं, तो अभी डिस्कस करी, जैसे ब्लड प्रेशर का भी इन्होंने नाम लिया, दिल के मरीज हो गए, जिगर के हो गए, इन पर भी अभी हम लोग जरूर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर कि इन लोगों के लिए गोश्त का कौन सा हिस्सा खाना बेस्ट हो सकता है और कौन सा इनके ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर सकता है, ये शुगर को, प्रेशर को बहुत ज्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, या फिर दिल और जिगर के जो मरीज हैं वो किस किस्म की, ये किस फॉर्म में गोश्त को खाएं, उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग तो बिल्कुल ही सोली तौर पर माइल्ड स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक पेपर को यूज करते हैं, बिल्कुल ही माइनस की हुई होती है उन्होंने लाल मिर्च, लेकिन लाल मिर्च जब तक पाकिस्तानी खानों में पड़े ना, पाकिस्तानी खानों का जायका नहीं निकलता। और स्पेशली जब हम भुने हुए गोश्त के वाले से बात करते हैं तो उसके अंदर वो जो मरून टच ना आए ना, वो फिर हमें लगता नहीं कि खाने की सही तरह से भुनाई हुई है। आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अमूमन या तो एक पुलाव ही होता है जो जरा यखनी में बनता है तो लोग उसको माइल्ड में खा लेते हैं, लेकिन बिरयानी भी बहुत स्पाइसी बनती है, कबाब में भी थोड़ा सा लोगों का स्पाइस लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, कीमा है या भुना वो गोश्त है। स्पाइसेस का कितना किरदार होता है किसी भी गोश्त की किसी भी फॉर्म को खराब करने के लिए भी, या आपकी अपनी तबीयत को भी मुतासिर करने के लिए? जी बिल्कुल सही बात की आपने। देखें, जब तक खराब की बात आपने की वो तो सबको पता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जितनी मिकदार ज्यादा आप बढ़ाएंगे वो गलत होगा। लेकिन जब आपने मिसालों का चुनाव करना है, बेसिकली कुछ तो होते हैं ना कि उसके अरोमा को, जो एक नेचुरल फ्लेवर होता है, उसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमारे पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट और बाकी उनके लिए अच्छा आता है, ब्लड रेगुलेटरी होता है। उसके अलावा बाकी जीरा या दालचीनी का इस्तेमाल है, वो भी थर्मोजेनिक इफेक्ट है। जैसे डॉक्टर साहब ने वो CCF फार्मूला बताया, वो बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट को हाई कर रहा होता है ना। लेकिन इनके साथ साथ अगर आपने बाहर के मसाले इस्तेमाल करने हैं, उनमें एक चीज जो नोटिस करनी चाहिए वो सिट्रिक एसिड होता है। अच्छा, मतलब वो उस पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वहां पे पढ़ ले जाके। बिल्कुल, हाँ, उसमें सिट्रिक एसिड की अगर मिकदार ज्यादा है आपके मसालों में तो वो स्टमक के pH को जाके अपसेट करता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। तो काइंडली अगर आपने घर के मसाला ज्यादा इस्तेमाल करने हैं तो वो नॉर्मल रेशियो में इस्तेमाल करें, ताकि स्टमक एसिडिटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स, और ओवर कुक नहीं करना। वो जो लाल रंग लाया जाता है वो हर चीज के ओवर कुक करने की वजह से, और ओवर कुकिंग होगी तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, फिर वो आगे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट की तरफ चली जाती है। तो बाहर से लाने हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड की मिकदार कम होनी चाहिए। ये बेसिक एक टिप है जो हमें देखनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए कि कैसे हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं। ये ओरिजिन के, ठीक है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो ये सारे कलर पिगमेंट्स मिल जाते हैं आपको। जैसे फर्ज करें ना, अब मैं हूं तो मैं घर पे गेंदे का फूल ड्राई करके उसको पीस के रख लूं? हाँ, पीस के रख सकते हैं, और उसका जो पानी निकलेगा वो आप उसको येलो कलर के तौर पे बिरयानी में शामिल कर सकती हैं। वो आपको एडिड बेनिफिट्स भी दे देगा, वो फ्लेवोनाइड्स भी आपको दे देगा, आपको बहुत अच्छे से एसेंशियल ऑयल्स भी दे देगा, प्लस ये कि आपको कलर भी। और एक आपने मुझे कहा कि वो प्लम कलर में जो बंद गोभी मिलती है, बंद गोभी से मिलता है, मतलब जितने भी आपके चुकंदर से बहुत अच्छा मैरून कलर आता है, उसके तो आपके लिप कलर भी बनते हैं, आपके चीक्स कलर्स भी बनते हैं। तो जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है वो नेचर ने आपको दिया हुआ है, बस सिर्फ ये कि आपने उसको देखें। हम घर में बैठ के कुछ कलर्स तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कमर्शियली बहुत होते हैं, तो हमने इस चीज़ को नज़र में रखना है कि हमने आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, एक चीज़ जो रेड कलर लाने के लिए हमने इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छा। और साबित भी मिल जाती है, आपको पाउडर भी मिल जाता है। बेहतर ही होता है वो जो लंबी सी वाली होती है, लंबी और थोड़ी सी चौड़ी होती है, हाँ जी, ठीक है, वो कश्मीरी लाल मिर्च आप ला के रख लें और उसको आप पीस के रखें, तो उससे आपका इतना ज़्यादा वो स्पाइसी भी नहीं होती और उसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। दूसरी बात ये है हमारे डॉक्टर तो आधे शेफ भी लग रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं क्योंकि हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना काम करना पड़ता है। तो मसाले एज सच क्या हैं, सारे के सारे मसाले आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल उठा के देखें तो इसमें मसाले इसीलिए डाले जाते हैं कि हमारा कुकिंग स्टाइल वेस्ट से बिल्कुल अलग है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जब ये मसाले उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं तो फिर वो वाला मसला ख़त्म हो जाता है। अब इसमें लौंगे हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, वो स्टार एनीज है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। स्टार एनीज बादियान के फूल कहते हैं, जिसको कहते हैं, बिल्कुल बादियान खताई। इसके अलावा आपका फिर पुदीना आ जाता है, धनिया आ जाता है, ये वो सब चीज़ें हैं जो आपकी अगर ग्रेवी में शामिल हैं या आपके मसाले में शामिल हैं तो फिर आपको इतने मसले नहीं होंगे उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि मसला कहाँ पे होगा आपका कुकिंग का। अच्छा, एक सवाल मेरा है जी, एक होता है हरा मसाला, एक होता है गरम मसाला। जी बिल्कुल, ठीक है, गरम मसाला भी आप क्वांटिटी में डालते हैं, लेकिन हरा मसाला बेहतर रहता है इंसानी जिस्म के लिए या गरम मसाला बेहतर रहता है? देखिए, दोनों के बिल्कुल अलग अलग डायमेंशन हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। हरे मसाले में आपका पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। गरम मसाले में जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई वो सारी आ जाती हैं, बड़ी इलायची से शुरू होकर बाकी सारी चीज़ें, तेज़ पत्ता वगैरह आ जाता है। अच्छा, तेज़ पत्ते की मैं बात बताऊँ कि जो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं उनको तेज़ पत्ता, जिसको बे लीफ कहते हैं, उसका कहवा भी बहुत सूट करता है, क्योंकि वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और डॉक्टर साहबा ने यूरिक एसिड की बात की थी, तो यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए स्पाइसेस का इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ लाल मिर्च को थोड़ा सा कम कीजिए, बाकी स्पाइसेस अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं देंगे। मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम क्या चीज़ आपको दे रही है, जो हमारा रिफाइंड ऑयल है। हमारे स्पाइसेस नुकसान दे नहीं है, हमारा कुकिंग स्टाइल नुकसान दे नहीं है, नुकसान दे असल में हमारा रिफाइंड कुकिंग ऑयल या घी। डॉक्टर अस्मा, जितने गौर से उन्होंने इस बात पे ऐसे किए ना, दैट मीन्स कि बहुत सारे पेशेंट उनके पास आते होंगे। चले हम अपनी डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। अभी
मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर सारा साहब आपका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक बार फिर से मैं ये कहूंगी कि गुज़िश्ता ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसे ही हम लोगों की आप जो है ना गाइड करते रहें कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो LWMC के रिप्रेजेंटेटिव हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सफाई सुथराई का भी तो ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। और डॉक्टर अस्मा के लिए मैं सवाल अभी से छोड़े चले जा रही हूँ कि ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं कि वो ऐसा क्या खा लेते हैं या हमें नहीं पता चलता है नॉर्मल रूटीन में, जिससे हमारे मैदे में तेजाबियत होना शुरू हो जाती है, गंदी गंदी डकारें आती हैं और हम पूरा घर हमने सर पर उठाया हुआ और हम कहते हैं नौजिया और हमारा सर चकरा रहा है। तो फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हम एक और मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, LWMC के रिप्रेजेंटेटिव हैं डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सवाल में छोड़ के गई थी आसमा साहिबा के लिए कि ऐसा क्या हम खा पी के बैठ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, मैदे में तेजाबियत रहना बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। वही जो हमने जहां से बात की थी कि नौजिया वगैरह भी बहुत होता है, और हम ये कह रहे होते हैं कि सर में बहुत दर्द है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा होता है कि पेट का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं जाकर हमारे नर्व्स में है जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। असल में ये जो सिम्टम्स आपने बताए हैं इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। एक तो फूड रिलेटेड हो सकती हैं, सर्टेन डिजीजेज हो सकती हैं पेशेंट्स को, और समटाइम्स ये होता है कि सर्टेन मेडिकेशंस पेशेंट ऐसे ले रहे होते हैं कि वो इन सिम्टम्स के साथ आते हैं। क्योंकि यहाँ पे ईद उल अज़हा का मौका, खाने पीने की बात हो रही है, तो फूड के अकॉर्डिंगली बात करूंगी। जैसा कि सर ने बताया कि स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जरा थोड़ा प्योरिटी का इशू होता है। जैसा कि स्पेशली लाल मिर्च होती है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, तो मैं तो स्पेशली अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि लाल मिर्च घर से उठा दें। अच्छा। दूसरा ये होता है कि फ्राइड फूड हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है। ये ईद के मौके पे भी सब फ्राइड करके ही, जैसे टिक्के फ्राई कर लिए, उनको भी वो ग्रिल करने के बाद वो भी वो चीज़ फ्राई हो रही होती है। खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। उसमें ये होता है कि आप अपना फूड कुक कैसे करें उसके मुताबिक आपने उसको कुक करना होता है। जैसे अगर आप ग्रिल करें तो वो हैंग हुआ होता है, उसमें से उसके फैट जो है वो ड्रिपलिंग हो जाती है उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये भी है कि जो एयर फ्रायर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा घरों में बढ़ गया है, और मेरे घर में तो बहुत ही ज्यादा है, ये नुकसानदेह तो नहीं होता हमारे मैदे के लिए या जिगर के लिए? नहीं, उसमें वो हॉट एयर के थ्रू ही उसको कुक करते हैं। उसमें बल्कि फायदा ये है कि उसकी जो फैट होती है वो नीचे फॉल डाउन कर देती है। जैसे कि ये इस मीट में जो रेड मीट होता है उसमें फैट ज्यादा होती है, तो वो उस नीचे सारी वो नीचे गिर जाती है, तो वो आपके फूड के ऊपर कम रह जाती है, वो आपको हाईली न्यूट्रिशियस प्रोटीन आपकी रह जाती है। मतलब इनके अगर कुछ लोग अपने घरों में एयर फ्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। उल्टा यही होता है कि उनका ऑयल भी जरा कम हो जाता है, ऑयल का कंटेंट कम हो जाता है। उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है वो कॉन्स्टिपेशन का हमने जिक्र नहीं किया अभी तक। ये जो आप मुझे टाइम दें, मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए दोबारा चक्कर लगाती हूँ आपके पास, ठीक है? क्योंकि हमें मोहम्मद औरंगजेब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी हम लोग नाज़ेबा हरकतें कर जाते हैं कि जिससे मिजाज में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और वो ये होता है कि हमने आलाइशें नहरों में फेंक दी, नालियों में बहा दी, कोई भी करीब से कहीं से गुजर रहा है तो वहां पे डंप कर दिया, लेकिन वहां नहीं किया जहां पर करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगजेब साहब LWMC सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन कि मैं खुद, हमारा घर जिस सोसाइटी में है वहां पर पहले से ही सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दी जाती है, वो जो पीले कलर के बड़े बड़े बैग्स दिए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि एक फैमिली को 2-2, 3-3 को जाके ले रहे, NIC नंबर से नोट किया जाता है, घर का नंबर लिखा जाता है और फिर एक घर को एक बैग दिया जाता है ताकि सब लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मुझे ये बताइएगा, आप लोग तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, पब्लिक कंट्रीब्यूशन आपको कैसी नजर आती है? जी, जिस तरह आपको पता है कि LWMC ने ईद के ऊपर 3 दिन लगातार ये ऑपरेशन किया है, और रूटीन में जो लाहौर से है वो 4500 के करीब टन जो है वेस्ट उठाया जाता है। लेकिन ईद के दिनों में अलाइशों की वजह से और ग्रीन वेस्ट की वजह से, एनिमल वेस्ट की वजह से ये जो फिगर है 3 दिनों का, ये अबाउट कोई 55,000 या 60,000 के करीब 3-4 फोल्ड ये इंक्रीज हो जाता है। तो ईद पे यह है कि लोगों की पार्टिसिपेशन, हमें ये अगर मैक्सिमम इसमें आती है तो हम ऑपरेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अभी हमें जो सरदस्त प्रॉब्लम आती है कि जो आपने देखा होगा कंटेनर्स पड़े होंगे LWMC के, लेकिन लोगों ने उसके अंदर वेस्ट डालने की बजाय उसके साइडों पे बड़ा होता है, तो वो एक हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज होता है कि कंटेनर खाली है लेकिन उसके बाहर वेस्ट पड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि ईद के लिए, अलाइशों के लिए हमने डोर टू डोर बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो इज्तिमाई कुर्बान गायें थी वहां पे भी हमारी टीम्स मौजूद थी, और बैग्स हमने जो हमारी कैटल मार्केट्स हैं वहां पे भी
लोग आएँ, जानवर लेके जाएं और साथ एक बैग भी लेके जाएं, ताकि आलाइश अपनी उसमें डाल के हमारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ तक छोड़ें। लेकिन ये कई दफ़ा इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग नहर में फेंक देते हैं, आपने देखा होगा, या नालों में फेंक दिया, या फिर इसके अलावा अपने घर के बाहर फेंक दिया, घर के पीछे फेंक देते घर के पीछे फेंक दिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, लेकिन वो फिर हम ये अवेयरनेस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि वो इसको बेहतर करें। अच्छा, कुछ लोग तो बेवकूफ़ी की इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो अपने घरों के गटरों तक में बहा देते हैं, जिससे जो सीवरेज लाइन है वो भी चौक हो जाती है। जी, और बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आज चूंकि ईद का चौथा दिन है, तो औरंगजेब साहब, अगर वो लोग जो कि चाह रहे हैं, जिन्होंने तीसरे दिन कुर्बानी की है, उनकी आलाइशें अगर बाहर पड़ी हैं, तो क्या चौथे दिन भी LWMC उनसे उतना ही कॉपरेट करेगा? कोई ऐसा है कि वो बता दें कि हमारे मोहल्ले के कोने में या गली के फलानी जगह पे इतना ढेर लगा हुआ है, तो उसको आके उठा लिया जाए? जी, मैं इसमें बताता चलूँ कि हमने LWMC ने ईद के तीनों दिन 72 घंटे का नॉन स्टॉप ऑपरेशन किया है, और कल हमने उसको, ईद के तीसरे दिन हमने उसको मुकम्मल कर दिया। अभी यह है कि ईद के चौथे दिन अगर कहीं पे भी कोई भी वेस्ट होगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमने लाहौर को 0 वेस्ट कर दिया। अच्छा। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई भी वेस्ट होगा तो हम उसको बिल्कुल जाके फौरी तौर पे उठाएंगे, क्योंकि रूटीन वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं पे किसी सिटीजन को ऐसा लगता है कि कोई हमारी टीम नहीं पहुंच सकी या कोई ह्यूमन एरर हो गया है, तो उसमें यह है कि 1139 पे वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, और विद इन 1 आवर उसके पास हमारी टीम आके वो अलाइश जो है वो वहां से उठा लेगी। ठीक, बेहतरीन हो गया। चलिए सर, अब डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। वैसे डॉक्टर साहब हर्बलिस्ट पे हैं, अगर आपका भी कुछ सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहबा यहाँ पर बैठ चुकी हैं, वो एलोपैथिक डिपार्टमेंट से हैं, तो आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। तो फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, कल्ले का गोश्त भी खा लेते हैं, कुछ लोग जबान भी खा लेते हैं, बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी ऑर्गन जिससे आपको लगता है कि कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लें? ऑर्गन मीट की बात करें तो कलेजी और पाए के अलावा सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ। इसलिए नहीं कि वो खराब। मगज खाने वालों के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, देखिए, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मकरूह में भी आ जाती हैं। वो इस्लामी तरीके से कोई मुफ्ती साहब या वो बता सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी कराहियत बहरहाल मौजूद है, उनको अवॉइड कर लें। या अगर खाना भी हो तो उसकी वही वाली बात बार बार हम सब रिपीट कर रहे हैं कि उसका जो कुकिंग टाइम है, उसका जो सफाई सुथराई है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह देखना है। कहीं मुझे तो सोच के ही ऐसे हो रहा है, पता नहीं खा कैसे लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। खाना बड़ा मुश्किल है, और जब वो सामने बताना भी बड़ा मुश्किल, लेकिन ये कि बहरहाल जिनको शौक होता है वो खाते हैं। और सिर्फ उसमें ये ख्याल रखें कि उसकी सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जिस तरह मैं शुरू में बताया था कि सिरके का इस्तेमाल इन सब चीज़ों पर ज़रूर करें। एक तो उसकी स्मेल भी जाती है, दूसरा ये कि जो ऑर्गन मीट होता है उस पर सिरके के अलावा भूसी, जिसको हम कहते हैं, जो गंदम की भूसी होती है, जी जी जी, वो भी खूब अच्छी तरह उस पर मल देनी चाहिए। जब जैसे गुर्दे हैं, कलेजी है, इन जहाँ जहाँ जिन चीज़ों पे मली जा सकती है, उससे क्या होता है कि उससे उनकी एक तो वो स्मेल भी जाती है, और दूसरा ये कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ थोड़ी बहुत भी होती है वो उससे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मुझे आपने शुरू में एक बात की थी कि गोश्त को प्रिजर्व करने के भी कुछ तरीके होते हैं, ज़रा अगर आप वो बता देंगे तो इनके लिए भी आसानी होगी। बेगम को जाके बता देंगे, वो भी ज़रा घर में अच्छे तरीके से स्टोर कर लेंगी, चले मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, गोश्त सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप, जैसे घर में कुर्बानी हुई, तो हम क्या करते हैं कि कुर्बानी जल्दी से ज़िबा करके और फ़ौरन गोश्त बनवा लेते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। अच्छा। जो भी जानवर है उसको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा जो लटकाने वाला प्रोसेस है वो ज़रूर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो आपके खून सर जी, कसाई नहीं मिलते 1.5 घंटे में, कसाई ने कहीं और बुकिंग पकड़ी हुई होगी। ऐसा कसाई पकड़े हैं जो आधा पौन घंटा आपको दे सके। आपको पता है क्या रेट चला है? 40,000 रुपए का ऊंट कसाब मांग रहा है, 20,000 रुपए बैल और 10,000 रुपए बकरे की इन लोगों ने। देखिए, जब आप इतनी पेमेंट कर रही हैं तो आधा पौन घंटा तो आप उससे बाय हुक और बाय क्रूक उसको बिठा के रखें, बांध के रखें बकरे के साथ कि आपने ये काम करके जाना। तो जब तक अगर आपका वो उसमें कहीं ना कहीं खून रह जाएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। दूसरा ये कि उसको लटके हुए धोएं, पाइप से पानी डाल के खुले पानी से उसको धो लें ताकि खून निकल जाए। जब ये प्रोसेस आपका हो जाएगा
फिर आपने उसका गोश्त बनवाना है। ठीक है। और गोश्त बनवाने के बाद आपने जो बांटना है वो बांट दे, जो आपने संभालना है उसको आपने छोटे पोर्शंस में, तब आप फर्ज कीजिए कि आपको पता है कि आपके घर में एक क्वांटिटी में बनता है, एक पाव गोश्त बनता है, तो आप उसके छोटे छोटे से पोर्शंस बना के रैप करके और उसके ऊपर लिख दें, मेंशन कर दें कि किस हिस्से का गोश्त है, और उसको फ्रीजर में फ्रीज कर दें। और कितने टाइम तक हम फ्रीजर रखा हुआ गोश्त खा सकते हैं? देखिए, अगर फ्रीजर का टेम्परेचर और एक दफा वो चीज अच्छी फ्रीज हो गई और वो फ्रीजर का टेम्परेचर आपका मेंटेन है, तो अप टू 3 to 4 मंथ्स कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है, वो मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आता है कि आपने इकट्ठा रखा हुआ है गोश्त, निकाला डिफ्रॉस्ट किया, थोड़ा सा निकाला, फिर दोबारा तो ये आपका बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बेहतरीन कल्चर और बेहतरीन प्रोवाइड हो जाएगा। बेगम को जाके अपने ऐसे ही बताना और आपने भी यही करना है, इसको कीजिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने डिफ्रॉस्ट कर लिया तो जितना गोश्त है वो आपने पकाना है, उसको दोबारा से आपने नहीं रखना। सही। और कुकिंग आपने अच्छी करनी है। जहाँ पे आपने इसको धोना है वहाँ पे यही सिरका, नमक और इन 2-3 चीजों को अदरक लहसुन वगैरह करके, ताकि स्मेल भी निकल जाए और वो भी उस जगह को भी साफ करें, क्योंकि अगर उस जगह से कोई कंटेमिनेशन हो गई तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डायरिया का और ये फूड पॉइजनिंग का मसला इसीलिए आता है कि उस गोश्त में या उस चीज में बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है। चलिए, ये डायरिया और फूड पॉइजन को डिस्कस करते हैं। पर डॉक्टर अस्मा साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर अस्मा साहिबा, एक तो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज ये कैसे ट्रिगर हो जाते हैं ईद के इन 3 दिनों में, और डायरिया और हेपेटाइटिस, यही बात हुई थी ना हमारी डॉक्टर फैसल साहब जी, डायरिया और हेपेटाइटिस, ये इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन की पहले बात करें तो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों में नहीं भी होती वो ईद के बाद हो जाती है। 1 वीक 2 वीक तक आते रहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया। उसका ये कॉज होता है कि एक तो ये जो होता है रेड मीट होता है, उसके अंदर फाइबर कम होता है और इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। उससे ये होता है कि आपकी गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपका जो है वो स्टूल की मूवमेंट नहीं होती और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन के। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये होता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि इनर फिशर वगैरह स्टार्ट हो जाता है, पाइल्स का इशू हो जाता है, तो वो ये कंडीशन उनमें एग्रावेट हो जाती है। दूसरा, अगर डायरिया की बात करें, डायरिया अगेन अगर जो है वो अंडर कुक फूड लिया हुआ है, कॉन्टामिनेटेड फूड चला गया, प्रॉपरली कुक नहीं किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको हैंग करके उसका प्रॉपरली उसका ड्रेन नहीं हुआ है। कुछ लोग ये करते हैं कि फ्रीज हुआ गोश्त होता है उसको एज सच ही हंडिया में डाल देते हैं, तो वो तो बहुत कार्सिनोजेनिक होता है। उसका जो फ्लूइड निकलता है ना, चाहे आपने वॉश करके भी रखा हो, लेकिन अगर आपने ऐसे ही हंडिया में डाल दिया तो वो कार्सिनोजेनिक भी बन जाता है। इसके अलावा वो फूड पॉइजनिंग और ये सारा कुछ भी कॉज कर देता है। तो यहाँ से भी इश्यूज जो है हमारे डायरिया के भी ट्रिगर हो जाते हैं, और हेपेटाइटिस वगैरह और कॉन्स्टिपेशन तो हेपेटाइटिस का भी ओरोफिकल रूट ही होता है, वो ये जो कॉन्टामिनेटेड वाटर से और कॉन्टामिनेटेड फूड से जो है वो स्प्रेड होता है। यूजुअली जो कुक करने वाले होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर में हेल्पर्स होते हैं, उनकी हाइजेनिक इतनी अच्छी नहीं होती, जो रूटीन होती है वो ये होता है कि उनके नेल्स में चले जाते हैं। जब वो कुक करते हैं तो वो फिर आपके वायरसेस यूजुअली जो हैं वो जिस टेम्परेचर पे समटाइम्स हम कुक कर रहे होते हैं या रीहीट कर रहे होते हैं उसमें वो कॉन्टामिनेशन हो जाती है, उसकी वजह से आपको जो वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें ना, हम बड़े बड़े मसलों से बच सकते हैं। और इन बड़े बड़े मसलों से बचने के लिए, छोटी छोटी चीजों पर गौर करने के लिए आप लोगों ने इस दफा जरा ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल किए हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस LWMC का? जी, जैसा कि मैं बताता चलूँ कि लोग जो हैं वो कैनाल के ऊपर भी कुछ ऑफिस वगैरह फेंक देते थे। इसमें हमारे जो CEO हैं बाबर साहब दीन साहब, पकड़ा फिर आप लोगों ने? हमारे जो CEO हैं बाबर साहब दीन साहब, उन्होंने एक ये इनोवेटिव एक आइडिया लेके आए कि हम इसको ड्रोन के जरिए इसकी मॉनिटरिंग करें। तो फिर उसमें हमने नहर के ऊपर कोई तकरीबन 6 डिफरेंट ड्रोन्स के साथ डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर उसको मॉनिटर करेंगे। तो फिर इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी और कोई ऐसे इलाके थे तो वहाँ पे भी हम उसको ड्रोन के जरिए मॉनिटर करेंगे, ताकि एक इफेक्टिव चीज़ें जो होंगी वो सारी की सारी हमारे कंट्रोल रूम तक पहुँच सकें और फिर वहाँ से उनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जा सके। अच्छा, एक्शन की सूरत में क्या होता है? ये एक्शन में यह है कि एक तो डेफिनेटली हम अभी फौरी तौर पे उसको निकालते हैं, उस चीज़ को नहर से निकाला, उसको डिस्पोज ऑफ किया। और दूसरा यह है कि हम ना हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम है वो भी वहाँ पे अजीज भट्टी टाउन में, शालामार टाउन में और वाघा टाउन में, जो कि ये नहर के इलाके हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग फेंकते हैं, वो भी वहाँ पे कैंप्स लगा लेते हैं और उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेते हैं। अच्छा फैसल साहब, मेरे अंदर की फुप्पो के पास तो सवाल खत्म हो गए हैं, ठीक है ना? अब मुझे खुद ही आप ही कुछ नुस्खा बताते कि जरिए ये चीज ऐसी है जो आप मेरे से पूछना भूल गए, क्योंकि मैंने ऐसा लग रहा है कि मैं सच में किसी हॉस्पिटल में आके बैठी हूँ।
डिस्कशन बहुत अच्छी होगी। हाँ, नहीं मैंने खुद बहुत इंजॉय किया इस डिस्कशन को सीरियसली, कि हर किसी घर में रहने वाले, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे मतलब यानी कि फादर फिगर हो या फिर बच्चे हो, सबकी इंटरेस्ट के ये क्वेश्चंस हैं और ये यूं कह लीजिए कि हमारे सोशल इश्यूज हैं। आपसे जब मैं बात कर रही हूँ तो ये हमारे इर्द गिर्द के मामलात हैं, गली मोहल्ले के, घर में रहने वाले के, और आप दोनों से जो मेरी बातें हो रही हैं, आपसे रिलेटेड बड़े हेल्थ कॉन्शियस सुन रहे होंगे, और आपसे रिलेटेड जो मेरे अपने वालिद साहब हैं वो चूंकि हर दफा होम्योपैथी के हकीमी नुस्खों को बड़ा प्रेफर करते हैं, तो ये हर किसी के इंटरेस्ट के सवाल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब देखिए हम आ जाते हैं कि अगर ओवर ईटिंग आपने अव्वल तो करनी नहीं, अगर कर ली और खुदा खास्ता बिगड़ गई तो ऑब्वियसली आपको इमरजेंसी के लिए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंचना है। इंतज़ार नहीं करना कि आपने होम रेमेडीज़ को फॉलो करना है। कभी कभी होम रेमेडीज़ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए तो काम कर जाती हैं, लेकिन अगर खुदा खास्ता ज़्यादा ट्रिगर हो गया तो फिर आपको यकीनन इमरजेंसी में जाना चाहिए। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गए और प्रॉब्लम हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। इससे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारा अदरक है, जब भी आप खाने के लिए बैठें तो गोश्त की ख़ास तौर से जब भी बात हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि अदरक, लीमू, पुदीना, प्याज, वो भी सिरके में डिप हुआ हुआ, अच्छा, और साथ थोड़ी सी कोई ना कोई आपको सैलेड ज़रूर रखनी है। चाहे आप पक्की हुई सब्ज़ी अलग से रखें, गोश्त अलग रखें, कोई मसला नहीं है, सब्ज़ी पका के अलग रख लें या फिर सैलेड रख लें, और कोशिश करें कि उसके साथ उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ख़ास तौर से अदरक और ये जो सिरके में, सिरका में सिंथेटिक की विनेगर की नहीं बात कर रहा, मैं फ्रूट विनेगर की बात कर रहा हूँ। सिरका सेब हो सकता है, सिरका अंगूर हो सकता है, खजूर का हो सकता है, चावल का, कोई भी जो भी सिरका है, उसमें जो डिप किया हुआ प्याज है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से, पेट की बीमारियों से बचा लेता है और आपको उस कंडीशन तक नहीं लेके जाता जहाँ पे खुदा खास्ता इमरजेंसी मामला। नहीं, वैसे डिप किया हुआ जो अनियन है ना सिरके में, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हाँ। अच्छा, एक तो ये हमारे पैकेट में मिलता है, बॉटल्स में आ रही हैं जो जी, एक आप घर में भी आराम से घर में आप ताज़ा प्याज काटें और फौरन उसमें सिरका डालें, वो वाला आपके लिए बहुत फायदा। मैं उसी वाले की ही बात कर रही हूँ। और वो इन सब जितने भी ये हमारे कम्बिनेशन हैं खाने के, इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जो मैंने आपको सैलेड की बात की, वो वही वाली बात आ जाती है कि जब फाइबर आपका जाता है, पहले अभी मैं पहले भी कुछ दिनों पहले एक जगह बात कर रहा था कि फूड ऑर्डर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने खाने की तरतीब कैसे बनानी है, कि सबसे पहले आपने लेनी है सैलेड या वेजिटेबल्स, चाहे वो कच्ची हैं चाहे वो पक्की हैं। उसके बाद आपने लेना है प्रोटीन, फिर आपने लेना है कार्ब और फिर लेना है स्वीट। उससे ये होता है कि जो आपका वेजिटेबल्स हैं वो एक प्याले की सी शक्ल बन जाती है, फाइबर की लेयर बन जाती है, और बाकी सब चीज़ें आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती हैं। तो आपको ना तो इंसुलिन स्पाइक होगा, ना शुगर स्पाइक होगा, ना आपको कोई और प्रॉब्लम होगा। डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपके कम से कम हो जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यूज पर भी बात करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने ब्रेक के बाद अब बात करनी है ब्लड प्रेशर के मरीजों के हवाले से और शुगर की, क्योंकि ये बड़ी ही कॉमन डिजीज हैं जो कि हर घर में हमारे किसी न किसी बुजुर्ग में, अब तो यहाँ तक के जो एल्डर्स हैं हमारे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा किसी जॉब का स्ट्रेस ले लेते हैं, ये घर में किसी न किसी मसले का शिकार हो जाते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर और शुगर बड़ा कॉमन है। तो इन लोगों के लिए क्या एहतियात होनी चाहिए इन स्पेसिफिक दिनों में? फिर से कुछ हमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद जरा डायबिटिक पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स उनके हवाले से बात हो जाए। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर वाले किस हद तक अपने उसको नॉर्मल करें, क्योंकि अमूमन लो ब्लड प्रेशर वाले तो फिर थोड़ा बहुत गोश्त खा लें तो ज़रा मेंटेन रहता है उनका बॉडी टेम्परेचर, लेकिन अगर जो हाई ब्लड प्रेशर वाले वो ज़रा थोड़ा सा भी एक्सीड कर जाए ना गोश्त की एक आधी बोटी भी, तो उन बेचारों का बुरा हाल हो जाता है। हाँ, बेसिकली पहले अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो गोश्त का बेसिकली इतना इफेक्ट नहीं होता, उसके साथ जितने मसाले जात यूज़ होते हैं, स्पेशली जो नमक बेसिकली होता है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है उनके। और वो ये होता है कि आप लो, उनके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि जितना फूड में नॉर्मली यूज़ होता है ना, जी। उतना सॉल्ट यूज़ करना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ नहीं करना। दूसरा, हम कैटेगराइज करते हैं कि उनकी हाइपरटेंशन किस लेवल की है। अगर माइल्ड है तो उसमें तो हम थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं, जैसे कि मीट का इनटेक जो होता है नॉर्मली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 90 ग्राम से 150 ग्राम तक नॉर्मली होता है, तो उनमें हम 50% रिडक्शन कर देते हैं। दूसरा ये आ जाता है कि अगर सिवियरली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं तो उनमें तो फिर हम बिल्कुल, हमारी तरफ से होता है कि आप इस तरह की मसाला जात वाली चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करें। दूसरा, अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ के लिए बेसिकली प्रोटीन इनटेक तो अच्छा है इनटेक उसके लिए, लेकिन अब वो साथ जैसे कि आप
पहले भी डिस्कस कर रही थी कि नान, खमीरी रोटी ये घर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वो आप फिर इस्तेमाल ना करें, जिसे रेड व्हीट कहते हैं या जो चक्की का आटा होता है, वो आप इस्तेमाल कर लें, वो भी मुनासिब मिकदार में, तो उसके साथ वो इस्तेमाल करें डायबिटीज़ के पेशेंट। बाकी एक हमने जो चीज़ मिस की, हमने खा तो सारा कुछ लिया, वर्कआउट की बात नहीं की। तो ये कि अगर अब नॉर्मल रूटीन में भी आपका वर्कआउट होना चाहिए, एटलीस्ट मैं कहती हूँ पेशेंट्स को कि 20 मिनट्स, आप बीमार हैं या सही हैं, आपने 20 मिनट्स खाली पेट वॉक करनी है। अगर खाली पेट आपको टाइम नहीं मिलता तो रात के खाने के 2 घंटे के बाद सोने से पहले आप 20 मिनट्स वॉक कर लिया करें, ठीक है। ईद के दिनों में अगर आपने ज्यादा फायदा क्या रहता है खाने से पहले 20 मिनट्स वॉक करना? एम्प्टी स्टमक तो ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप खाने के बाद लेंगे तो वो तो सिर्फ आपकी डाइजेशन हो जाएगी, आपको फिर भूख लग जाएगी। तो वो रात का जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद ये होता है कि आप थक जाते हैं तो आप फिर सो जाते हैं। जिनको नींद का भी इशू होता है वो भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। हम लोग ना ये प्लास्टिक वाले बैग में रोटी रखकर तो माइक्रोवेव कर लेते हैं, जिससे रोटी नरम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दस्तरखान ले जाने का रिवाज खत्म ही हो गया था ना, हमारे पास वो बास्केट्स जो होती थी वो खत्म हो गई थी। तो मैं ख्याल है कि ये इनिशिएटिव तो इस पे तो कल हमारे घर में भी बात बड़ी प्यारी बात की है। इसको मैं प्यारा इसलिए यहाँ से कह रही हूँ कि हमारे यहाँ ना हम लोग साइकोलॉजिकली बड़े ही अजीब ज़हनी शिकार हो गए। अगर हम आज अपने घर से कोई थैला या कोई बैग लेकर जाते हैं ना, तो शायद लोगों को ये लगता है हम अभी भी पसमानदा सोच के मालिक हैं, हम मॉडर्न नहीं हुए, हमारे अंदर कुछ हम नॉर्मल रूटीन या दुनियावी रस्म रिवाज को फॉलो नहीं करें। तो नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे बड़े माजी में करते आए हैं। हर चीज का कोई ना कोई फायदा ही होता है। क्विकली कमेंट कीजिएगा, ये जो खाने के बाद एक रवायती, क्योंकि छोटी ईद में शीरखोरमे बनते हैं, इन दिनों में तो आइसक्रीम दबा कर खाई जाती है, उसके बाद और जो स्टमक होता है ना वो पनाह मांग रहा होता है डॉक्टर साहिबा। तो क्या होना चाहिए कि खाना खाने के बाद जो हम लोग एक्स्ट्रा मीठा खा लेते हैं, ये कितना नुकसानदेह है स्टमक के लिए? हाँ जी, ये तो हमें पता ही है कि ये बहुत नुकसानदेह होगा। आपने वैसे ही इतनी कैलोरीज ले ली हैं, आजकल वैसे ही इतनी ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, उसमें इतनी कैलोरीज चली गई, उसके बाद जब आपने स्वीट ले लिया तो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ऊपर चला जाएगा। नहीं भी आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं या डायबिटिक नहीं है तो वो आप उसकी तरफ चले जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की चले जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाएंगे। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और जो लोग पेशेंट नॉर्मल जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो भी प्रेसिपिटेट हो सकती है उनकी डायबिटीज़। और इसके अलावा अदर मेटाबॉलिक जो डिजीजेज होती हैं जैसे कि फैटी लिवर ओबेसिटी, वो प्रेसिपिटेट हो सकती हैं, ये वो डेवलप हो सकती है पेशेंट के अंदर। जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद औरंगजेब साहब, डॉक्टर फैसल साहब, डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। मैंने तो इस कॉन्वर्सेशन को बहुत इंजॉय किया और मुझे लगता है कि आप सबकी नॉलेज में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इससे अच्छा पैनल यकीन जानिए मैं कहती हूँ आज के दिन नहीं हो सकता था। और इसकी जो तारीफ है ये डायरेक्टली मेरे कोऑर्डिनेटर साहब को जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।